This is what we're gonna learn today in this video. What are stocks? What are IPOs? Companies IPOs क्यों लेकर आती है? What are mutual funds? निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रोकर किसे बोलते हैं, डीमेट अकाउंट किसे बोलते हैं, एनएससी और बीएससी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, दोनों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ पीई रेशियो, व्हाट इज़ पीबी रेशियो, what are mid cap, large cap and small caps. So basically everything you need to know before starting your stock market journey. So hi everyone, my name is Dr. Rohtash Garg. Let's start with our first learning video. So first of all, what is stock market? Stock market is a place जहाँ पर wealth creation actually होता है. But what is the catch? Catch ये है कि it needs understanding, it needs patience. आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा. If you really want to earn from stock market, और इफ़ यू रियली वांट टू डू इन्वेस्टिंग, राइट. अक्सर लोग बोलते हैं कि यार इन्वेस्टिंग करनी है, एसआईपी स्टार्ट कर दो, तो उसके बाद उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. लाइक बेसिक एसआईपी स्टार्ट करने से पहले भी आपको एक बार यू शुड नो ना कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली. आप अगर कहीं पैसा डाल रहे हो तो आप पैसा कहाँ जा रहा है, आपका किस इंस्ट्रूमेंट में आप डाल रहे हो. सो यू नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें ना, मोटे मोटे 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्टॉक्स जो हम बाय करते हैं, राइट, इंडिविजुअली जाके. सेकेंड इज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो. एंड थर्ड इज ETF. ETF भी बेसिकली एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, राइट. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे इन डिटेल. नो, सबसे पहले सवाल आता है कि यार स्टॉक्स या फिर ये शेयर्स है क्या. हम अक्सर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना. तो ये शेयर है क्या चीज़? अब देखो, नाम से समझो. शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा, राइट. तो अगर आपके पास कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हो ना, आप कोई शेयर बाय कर रहे हो, तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर कंपनी में एक हिस्सा बाय कर रहे हो, राइट. तो अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है ना, तो कायदे से आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो, आप उस कंपनी के ओनर हो, फिर चाहे आपके पास एक शेयर ही क्यों ना हो. अब देखो, इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. अब सपोज आप मान के चलो कि आपको एक हॉस्पिटल खड़ा करना है, राइट. आपको एक हॉस्पिटल बनाना है, जिसको बनाने के लिए यू नीड 10 करोड़ कैपिटल, राइट. आपको 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए. अब 10 करोड़ कैपिटल आपके पास तो है नहीं, राइट. तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप 10 लोगों के पास गए, राइट. फॉर एग्जांपल आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, और उन 10 लोगों को आपने कंसेप्ट बताया कि यार हम एक हॉस्पिटल खड़ा करेंगे एंड इट कैन बी अ गुड बिजनेस, राइट. क्योंकि सपोज आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से, आप डॉक्टर हैं, तो आपने डिसाइड किया कि यू विल ओपन अ हॉस्पिटल, जिसको बनाने के लिए आपने एस्टिमेट को कॉस्ट लगाई है 10 करोड़ रुपये, राइट. तो आपने क्या किया, 10 लोगों के पास गए और सबको बोला कि सब 1-1 करोड़ लेके आओ एंड वी विल रन अ हॉस्पिटल, वी विल बिल्ड अ हॉस्पिटल. तो आपने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, सबने 1-1 करोड़ रुपए डाले, 10 इन्वेस्टर ने, और 10 करोड़ रुपए आपके पास आ गए. तो आपने क्या किया, जब वो आपने कंपनी रजिस्टर करी, ऑन पेपर आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो हमने 10 करोड़ डाले हैं ना, ये जो हॉस्पिटल हमारा, बेसिकली एक आपने कंपनी रजिस्टर कर ली, राइट. तो हम इस हॉस्पिटल के जो शेयर्स हैं, हम इस हॉस्पिटल को, हम इस एक कंपनी को जो हमने रजिस्टर करी है, इसको हम 1 करोड़ हिस्सों में बांट देंगे, राइट. सो यू डिसाइडेड कि आप 10 करोड़ जो आपने पैसे लगाए हैं, आपने इसके 1 करोड़ शेयर्स बना लिए, राइट, ऑन पेपर. और 1 करोड़ शेयर बनाने के बाद अगर 10 करोड़ पैसे लगे थे, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपये हुई, राइट. 10 रुपीज़ इज योर 1 शेयर वैल्यू. अब क्योंकि हर इन्वेस्टर ने 10% पैसे लगाए थे, यानी 1 करोड़ डाला था, तो उसको क्या मिला? 10% ऑफ द कंपनी, राइट. ही विल गेट 10% ऑनरशिप ऑफ द कंपनी. तो बेसिकली हर इन्वेस्टर को 10 लाख शेयर्स मिल गए, राइट. यहां तक समझ आया? आपने एक हॉस्पिटल बनाने का डिसाइड किया, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट थी, 10 इन्वेस्टर आए, 1-1 करोड़ रुपए डाला, सबको 10% ऑफ द कंपनी मिल गया क्योंकि सबने 10% पैसे डाले थे, और आपने उस हॉस्पिटल के 1 करोड़ शेयर्स बना दिए, यानी एक शेयर की कीमत आपने 10 रुपये रखी, राइट. नाउ सपोज आपका जो हॉस्पिटल है ये बन के तैयार हो गया, राइट. और आपने 4 साल तक हॉस्पिटल सक्सेसफुली रन किया, आपने अच्छा खासा चलाया, राइट. तो हम मान के चलते हैं कि जो हॉस्पिटल की 10 करोड़ की वैल्यू थी, 1 करोड़ शेयर्स थे, हर शेयर 10 रुपये का था. 4 साल बाद, क्योंकि हमने हॉस्पिटल एक प्रॉफिटेबली रन किया और जो हमने हॉस्पिटल बनाया उस टाइम पे कुछ लैंड भी ली होगी, राइट. तो उस लैंड का भी एप्रिसिएशन हुआ होगा, उसका रेट बढ़ा होगा. तो लैंड एप्रिसिएशन प्लस जो हमने प्रॉफिट कमाया, वो सब मिला के मान लीजिए 4 साल बाद हमारे हॉस्पिटल की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो हो गई 50 करोड़. 10 करोड़ हॉस्पिटल बनाने में लगे थे, आज की जो वर्थ है 4 साल बाद, दैट इज 50 करोड़. मतलब आपने रफली एक समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि आपने हर साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, राइट. 10 करोड़ स्टार्टिंग में लगे थे, 10 करोड़ हर साल प्रॉफिट कमाया, तो 4 साल रन किया, 40 करोड़ प्रॉफिट, 10 करोड़ स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट. तो आज की जो आपकी वर्थ है दैट इज 50 करोड़ रुपीज. नाउ अब इसमें जो स्टार्टिंग में आपने 1 करोड़ शेयर्स बनाए थे,
वो नंबर ऑफ शेयर्स तो ऑन पेपर सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज नहीं होंगे ना, जो आपने पार्ट्स में डिवाइड किया अपने हॉस्पिटल को, अपनी कंपनी को, वो तो सेम रहेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे अब हॉस्पिटल की वर्थ 50 करोड़ हो गई है, जो पहले 10 करोड़ थी, यानी 5 गुना हो गई है, तो एक शेयर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी, जो पहले 10 रुपये थी। तो बेसिकली आपका क्या हुआ, आपका जो शेयर प्राइस है वो 5 गुना बढ़ गया। सो इससे आपको एक चीज़ समझ आई होगी, आपको पता लग गया होगा कि जो शेयर का प्राइस है, जो आप स्टॉक बाय करते हो, वो क्यों बढ़ता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जिसका आपने शेयर बाय कर रखा है वो प्रॉफिट कमाती है, राइट, उसकी वर्थ बढ़ती है कंपनी की। सो दिस इज द रीजन शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। नाउ सपोज जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसे डाले थे, अब उनको दे डिसाइडेड कि यार हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, तो बहुत पैसे बना लिए हमने 4 साल में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार चलो इसकी और ब्रांचेस खोलते हैं, राइट, तो जो हमारा बिजनेस है उसको और एक्सपेंड करते हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो है कि जो जिन्होंने पैसा डाला था, अब उनका पेट भर गया, राइट, दे आर सेइंग कि यार हमने 4 साल में 5 गुना पैसे हो गए, बहुत पैसा बन गया है, तो हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, वी वॉन्ट टू सेल आर स्टेक, हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं और हमें अपना पैसा वापस चाहिए, राइट। सो ये 2 सिनेरियो हैं मोटे मोटे। अब इसको करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, दे हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज, या तो वो बैंक से पैसा उठा लेंगे, राइट, या फिर किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस अभी छोटा है, या फिर किसी वीसी के पास जाएंगे, राइट। आपने देखा होगा शार्क टैंक आता है, राइट, टीवी पे, तो वो जो बेसिकली वहाँ पे बैठ के कोई अपना बिजनेस आइडिया पिच करता है, तो वो जो लोग होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, शार्क्स बैठे होते हैं, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो वही चीज़ है, राइट, कि किसी को अपनी कंपनी का हिस्सा ऑफर करना और उसके बदले में उससे पैसा ले लेना, उसको बेसिकली इक्विटी दे देना, राइट, उसको बोलते हैं इक्विटी दे देना, कि आप हमें पैसा दे दो और हम या तो एग्जिट कर जाएंगे या फिर इसको और एक्सपेंड कर लेंगे उस पैसे से, और आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, बेसिकली आपको हिस्सा मिल जाएगा उतना। बट इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है कि अगर या तो वो बैंक से पैसे लेंगे तो उसके अंदर उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, राइट, जो भी पैसा उनसे बैंक से लिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक ऐसे तो पैसे देगा नहीं। सेकंड, अगर वो कोई इन्वेस्टर लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक वाले, जैसे आपने देखा होगा, वो अक्सर बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर ले आओगे तो आप पे जो परफॉर्मेंस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली कुछ टाइम के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि हमने आज 1 करोड़ डाल दिया, हमारा 2 या 3 साल में पैसा डबल हो जाए और हम निकाल लें, राइट। तो उनको एग्जिट ही करना होता है, उनका प्री प्लान होता है कि विल एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। तो वो क्या करेंगे, वो आप कंपनी में आने के बाद, हिस्सा बनने के बाद, वो आपको थोड़ा और पुश करेंगे कि इसको और तेज़ी से ग्रो करो, और पैसा बनाओ, और प्रॉफिट बनाओ। तो बेसिकली एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है, राइट ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सेलिंग सम शेयर ऑफ द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर फंड्स। मतलब क्या हुआ कि आपने डिसाइड कर लिया कि जो हमारी कंपनी है, हम उसका कुछ हिस्सा बेच देंगे, बट वो हम किसी एक कंपनी या एक बंदे को नहीं बेचेंगे, हम बहुत सारे लोगों को बेचेंगे, राइट। बेसिकली अपनी कंपनी का हिस्सा ही देना है, बट 1 या 2 लोगों की बजाय, 1 या 2 कंपनी को देने के बजाय हम बहुत सारे लोगों को अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है डिवाइड करके दे देंगे, विच इज़ कॉल्ड IPO। उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो बेसिकली जो आप IPOs में पैसा लगाते हो ना, तो उस कंपनी का बेसिकली यही होता है कि या तो उसके जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट करना होता है, उनको अपना पैसा वापस चाहिए होता है, या फिर आपने देखा होगा कि कंपनी जब डिटेल्स पब्लिश करती है तो वो अक्सर बताते हैं उसके अंदर कि हम इस पैसे को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज ये लिखती हैं कि हम इसको एक्सपेंड करने में यूज़ करेंगे, या फिर हमारे ऊपर डेट है हम उसको रीपे कर देंगे, ताकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी हेल्दी हो जाए, राइट। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ IPO, राइट, कंपनीज IPO क्यों लेकर आती है। तो चलो मान लो कि इन सब ने डिसाइड कर लिया कि हम IPO लेके आते हैं कंपनी का, और सभी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम 20% ऑफ द कंपनी है जो सेल कर देते हैं। बेसिकली 20% जो हिस्सा है कंपनी का उसको एज अ IPO ले आते हैं मार्केट के अंदर, पैसा उठाने के लिए मार्केट से, राइट। अब हर इन्वेस्टर के पास 10 लाख शेयर थे स्टार्टिंग में, और सब ने डिसाइड किया कि हम 20% टोटल कंपनी का बेचेंगे, यानी हर बंदा अपना 20% देगा, तो उसने 2-2 लाख शेयर अपना डिसाइड किया सेल करने का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब 20% देंगे, 10% देंगे, हो सकता है एक बंदा ही अपने सारे सेल कर दे, बाकी सब रख लें। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। अब क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो वर्थ है पहले 10 करोड़ थी, हमने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद 50 करोड़ हो गई थी, तो 20% हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल का बेच देंगे एज IPO, राइट। तो 20% ऑफ 50 करोड़ इज 10 करोड़। तो आपकी जो IPO आप लेके आओगे वो कितने का लेके आओगे, 10 करोड़ रुपए का, राइट, कि हमें 10 करोड़ दे दो और आप 20% हिस्सा हमारी कंपनी का ले लो, राइट। और टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग जो बिकने के लिए तैयार होंगे 20%, 1 करोड़ शेयर्स टोटल थे, तो 20 लाख शेयर मार्केट में बेसिकली हमने उतार दिए एज अ IPO। बट यहाँ पर एक कैच है। नाउ द क्वेश्चन इज, वुड यू रियली गिव 20% ऑफ द कंपनी फॉर 10 CR? आप खुद सोचो कि आपने ये हॉस्पिटल जो है 4 साल पहले बनाया था, और आपने 4 साल एक प्रॉफिटेबली इतना अच्छा हॉस्पिटल रन किया, और आपने एक ब्रांड बना दिया, राइट।
आपके 4 साल बाद बहुत सारे लोग हैं जो आपके हॉस्पिटल को जानने लगे हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैक्स है, फोर्टिस है, मेदांता है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स है, ठीक है। तो आपके हॉस्पिटल के लिए ब्रांड वैल्यू है कि लोगों को इतना पसंद है कि फ्यूचर में भी उसका जो क्राउड है वो इंक्रीज ही होएगा, राइट, वो कम नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू है। फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी कंपनी के ग्रो ही होंगे, आपकी ओपीडी बढ़ेगी, आपकी आईपीडी बढ़ेगी, राइट। तो क्या आप इतना अच्छा बिजनेस रन करने के बाद, इतना प्रॉफिट कमाने के बाद, जो उसकी एक्चुअल वर्थ है उसी पे आप उसको बेच दोगे? मतलब इसको ऐसे समझो कि आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान है जो बहुत ही फेमस है, आपकी सोसाइटी में एक दुकान है किराना की जहाँ से सब लोग सामान खरीद के लेके जाते हैं, और कल को आप बोलो कि यार दुकान की, उसकी मान लो दुकान की वैल्यू 1 करोड़ है, आप बोलो यार सेठ जी मेरे को 1 करोड़ की दुकान की वैल्यू है, 1 करोड़ रखो और दुकान मेरे को दे दो, वो देगा? आंसर इज नो। वो बोलेगा यार मेरी दुकान की एक ब्रांड वैल्यू है, पूरी सोसाइटी के लोग मेरी दुकान से सामान लेने आते हैं, 1 करोड़ की तो सिर्फ दुकान की वैल्यू है और मेरे को इसके ऊपर 2-3 करोड़ ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, तब जाके मैं इसको बेचूंगा, राइट। क्योंकि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस कोई लैंड की वैल्यू आपको कभी नहीं देगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ? आंसर इज नो। आप एक अच्छा खासा हेल्दी रनिंग बिजनेस उसकी जो वर्थ है उस पर नहीं बेचोगे, उससे ज़्यादा पे बेचोगे, राइट। सो मान लो हर जो इन्वेस्टर था उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार हम इसको 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से नहीं बेचेंगे। आज की वैल्यू तो 50 है ना, 50 करोड़ हो गई थी 1 करोड़ शेयर से, तो 50 रुपये पर शेयर वैल्यू आज के टाइम पे, ठीक है। तो हम इसको 50 नहीं, हम इसको 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से मार्केट में उतारेंगे, राइट। तो जब आप आईपीओ फिल करते हो किसी भी कंपनी का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्राइस लिखा होता है कि इतने प्राइस पे पर शेयर आपको मिलेगा और टोटल इतने साइज का आईपीओ ये कंपनी लेके आ रही है, 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, राइट। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम 50 में तो नहीं देंगे, हम 200 रुपये पर शेयर पे हम अपना जो है कंपनी का हिस्सा बेचेंगे, राइट। तो अगर इन्होंने 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी का हिस्सा बेचा और मार्केट में वो लिस्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है, आपका आईपीओ आ गया, कंपनी लिस्ट होगी, ठीक है। तो जो बाकी शेयर्स उनके पास है ना, उनकी वैल्यू जो है वो भी 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही गिनी जाएगी। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। और क्योंकि इस कंपनी के 1 करोड़ शेयर से 200 रुपये पर शेयर पे आईपीओ लेके आए, तो टोटल वर्थ जो आपके हॉस्पिटल की वो कितनी बन गई? 200 करोड़। सी हॉस्पिटल वर्थ पहले 50 करोड़ थी, ठीक है, प्रॉफिट्स बनाने के बाद वाली बात कर रहा हूँ मैं। 50 करोड़ थी, 1 करोड़ शेयर थे, हर शेयर 50 रुपये का था। ब्रांड वैल्यू और फ्यूचर प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन को जोड़ने के बाद एक शेयर हमने मार्केट में उतारा 200 रुपये का, और जो हॉस्पिटल की वर्थ है वो अब होगी 200 करोड़ रुपए। और ये जो 200 करोड़ रुपए है ना, इसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप। बेसिकली आपने सुना होगा कि इस कंपनी की मार्केट कैप इतनी है, राइट। सो इसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि इस कंपनी की जो आज मार्केट में वैल्यू है वो इतनी है। मतलब अगर आज के आज मुझे ये पूरा हॉस्पिटल खरीदना ना, अभी तो उन्होंने 20% लेके आए आईपीओ, 80% उन्होंने खुद रखा है, राइट। बट अगर किसी को आज के आज पूरा 100% इस कंपनी का खरीदना है, ठीक है, तो उसको 200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, राइट। अब देखो ये जो 200 करोड़ है ना, ये तो मार्केट वैल्यू है, राइट। स्टॉक मार्केट में इसकी 200 करोड़ वैल्यू है, ठीक है, अगर कोई खरीदने जाएगा तो 200 करोड़ मिलेंगे। पर मान लो सपोज करो कल को इसकी जो ब्रांड वैल्यू है सारी वो जीरो हो जाए, ठीक है, हॉस्पिटल ठप हो जाए, कल को कोई नहीं जा रहा हॉस्पिटल में, और तब हमें जो हॉस्पिटल के सारे एसेट्स हैं टोटली, हमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग मशीन सब बेचना हो, तो जो हमारे पास पैसा आएगा वो तो 50 करोड़ ही आएगा, राइट। क्योंकि जो 150 करोड़ हमने 150 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किया, दैट इज़ अ ब्रांड वैल्यू एंड फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, राइट। बट जो हम इसको बेच के, हम इसको प्रॉपरली ऐसा सिर्फ लैंड वैल्यू और सो मशीन्स वगैरह जो पड़ी हैं, अगर उसको बेच दें तो 50 करोड़ ही आएगा। सो दैट 50 करोड़, 50 करोड़ इज बुक वैल्यू ऑफ द हॉस्पिटल, राइट। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, कि अगर हम ब्रांड वैल्यू और फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन सब हटा दें तो कंपनी के पास, हॉस्पिटल के पास एक्चुअली कितना है, दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। और अगर हम इसका रेशियो कर दें, देखो आज के टाइम में मार्केट 200 करोड़ देने को तैयार है, बट कंपनी की एक्चुअल वर्थ ऑन बुक्स कितनी है? 50 करोड़ है। तो 200 बाय 50 कितना हो गया? 4। तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना हो गया? 4। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फंडामेंटली किसी कंपनी को स्कैन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो, आपने सुना होगा पीई रेशियो बहुत हाई है इस कंपनी का। फॉर एग्जांपल जोमेटो की बहुत लोग बात करते हैं कि जोमेटो का पीई रेशियो बहुत हाई चल रहा है। तो मैं उसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, और यहाँ पे दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लेन दिस। सो सी व्हाट इज प्राइस टू बुक रेशियो? हाउ मच आर यू पेइंग कंपेयर टू द कंपनीज नेट एसेट, कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू सब हटा के जो नेट एसेट्स है कंपनी के पास, उसके लिए आप कितना पे करो, दैट इज नॉन एज प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट। पीबी रेशियो इसको बोलते हैं। सो बुक वैल्यू का अगर हम थ्योरेटिकली जाएं तो क्या डेफिनेशन होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है? टोटल एसेट्स तो हमने चलो देख लिया कि हॉस्पिटल के पास है, लाइबिलिटीज क्या हुआ? फॉर एग्जांपल इस हॉस्पिटल ने बीच में 50 लाख का, 80 लाख का लोन भी ले रखा था बैंक से, राइट।
तो हमें जो 50 करोड़ है उससे वो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल कंपनी बंद कर रहे हो, राइट, आपने ज़मीन सब बेच दी, तो वो जो 80 लाख है वो भी बैंक के वापस देने पड़ेंगे, राइट। तो उसको माइनस करके जो टोटल एसेट्स बचेंगे दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। सो बेसिकली इफ कंपनी शट्स डाउन टुडे, व्हाट रिमेन्स, दैट इज बुक वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज पीई रेशियो। ये बहुत आप कॉमन है जो आप सुनोगे, राइट, जब भी आप आगे हम इसको फर्दर जब एक्सप्लेन करेंगे, जब हम समझेंगे फंडामेंटल स्टडी क्या होता है एंड उसके अंदर बहुत कॉमन यूज होता है। तो पीई रेशियो क्या है, हाउ एक्सपेंसिव इज द कंपनी कंपेयर टू हाउ मच प्रॉफिट इट मेक्स। प्राइस टू बुक वैल्यू में क्या था, प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड किया था। अब इसके अंदर क्या करना है, प्राइस को डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, कितना प्रॉफिट वो कंपनी बना रही है हर साल, उससे डिवाइड करेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, बेसिकली पूरी कंपनी का कितना है, 200 करोड़ है मार्केट जो देने को तैयार है, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, हमारा हॉस्पिटल हर साल कितना प्रॉफिट बना रहा था, दैट वाज 10 करोड़। याद है 4 साल 10-10 करोड़ प्रॉफिट बनाया था, 40 करोड़ प्लस 10 हुआ था 50 हुआ था, तो हमारा हॉस्पिटल हर साल 10 करोड़ प्रॉफिट बना रहा था। सो 200 डिवाइडेड बाय 10 जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं इज इक्वल टू 20। तो इस हॉस्पिटल का, इस हमारी कंपनी का पीई रेशियो आज के दिन में कितना है, 20। अब देखो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग्स दोनों मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड करके समझा दिया है, बट इसको आप पर शेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो आज का प्राइस है 200 करोड़ है हॉस्पिटल का, टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 करोड़ है, तो पर शेयर कितना हुआ, 200 रुपये प्राइस हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल हम प्रॉफिट कितना बना रहे थे, 10 करोड़ प्रॉफिट बना रहे थे, टोटल शेयर कितने हमारे 1 करोड़ है, तो 10 करोड़ प्रॉफिट बना रहे हैं, टोटल 1 करोड़ शेयर है, मतलब पर शेयर के हिसाब से 10 रुपये प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर आप 200 रुपये जो आज का शेयर प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय पर शेयर जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, दैट इज ऑल्सो पी रेशियो, वो भी 20 आएगा, राइट। सिमिलरली विद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पीबी एंड पीई रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि यार मैं लार्ज कैप में पैसे डालूं या मिड कैप्स में डालूं या स्मॉल कैप्स में डालूं, राइट। तो ये बेसिकली है क्या चीज़। अब देखो पीछे वाले एग्जांपल में आपने हॉस्पिटल की जो हमारी नेटवर्थ थी 200 करोड़ थी, राइट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, 200 करोड़ हमारे हॉस्पिटल की मार्केट वैल्यू देने को तैयार है, सो दैट इज हमारे हॉस्पिटल की मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो उसी तरह ना इंडिया की जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर लगभग 5,500 कंपनीज लिस्टेड है, राइट। टोटल आप कंपनीज अगर काउंट करोगे तो 5,500 6,000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है। डेली बेसिस पे और इंक्रीज होती रहती है, राइट। जैसे जैसे आईपीओज आते रहते हैं तो डेली बेसिस पे वो नंबर इंक्रीज होता रहता है। आज की डेट में 5,500 से 6,000 कंपनीज लिस्टेड है। अब उन कंपनीज में से कुछ कंपनीज बहुत बड़ी हैं साइज में, कुछ कंपनीज छोटी छोटी हैं, कुछ कंपनीज नहीं आ रही हैं, राइट। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस कि इतनी सारी कंपनीज है, तो जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है ना, तो उसने क्या किया हुआ है, उसने इंडिया की जो टॉप की 100 कंपनीज है मार्केट कैप वाइज, मतलब जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से टॉप की जो 100 कंपनी है सबसे बड़ी, उनको बेसिकली इन्होंने क्या किया, लार्ज कैप कंपनी बोल दिया। बेसिकली कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, राइट, लार्ज कैप कंपनीज। और उसके बाद जो पहली 100 कंपनी छोड़ दो, उसके बाद 101 से लेके जो 250th कंपनीज है उनको क्या बोला गया, मिड कैप, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। उसके बाद जो 251 से लेके लास्ट तक जितनी कंपनीज बची है उनको डाल दिया गया स्मॉल कैप कैटेगरीज में, राइट। अभी एक माइक्रो कैप भी आ गया बेसिकली, राइट। बट मोटा मोटा आपको 3 ही सुनने को मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। सो दिस इज बेसिकली मार्केट कैप वाइज। नाउ नेक्स्ट इज सेक्टर। आपने सुना होगा यार मैं फार्मा सेक्टर में पैसे डालूं या फिर मैं डिफेंस सेक्टर में पैसे डालूं, कौन सा सेक्टर में पैसे डालें। तो ये जो सेक्टर वर्ड है ये कहाँ से आया, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। सो अ सेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हुआ, मान लो जो मैंने आपको बताया कि 6,000 कंपनीज है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब उस 6,000 में से मान लो 200 या 250 कंपनीज ऐसी हैं जो फार्मा रिलेटेड है, राइट, जो दवाइयाँ ही बना रही हैं, राइट, जिनका बिजनेस सेम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 250 कंपनीज है दीज आर कंपनीज बिलोंगिंग टू फार्मा सेक्टर। द आंसर इज यस। तो उसको हमने क्या किया, बेसिकली जिन कंपनीज का बिजनेस सेम था उनको एक ग्रुप में रख दिया एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड सेक्टर। और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, थिंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ सिटी, राइट। मान लो इंडियन जो इकोनॉमी है वो एक सिटी है, राइट। उस सिटी में डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, टीचर्स वर्क इन स्कूल्स, शॉपकीपर्स रन शॉप्स, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में बैंक्स जितने भी हैं, बेसिकली जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं दैट बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर, IT रिलेटेड कंपनीज है IT सेक्टर, फार्मा कंपनीज रिलेटेड टू pharma sector. So basically same type of work is equal to same sector, right? So now comes the most interesting part. What are mutual funds? Mutual funds है क्या चीज़, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में अलग अलग क्या है, डिफरेंस क्या है। मुझे ना अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में पैसे डालूं या स्टॉक्स में डालूं,
जबकि दोनों सेम चीज़ें हैं, राइट? द ओनली डिफरेंस इज दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली. सो मान लो कि आपको स्टॉक मार्केट का आपको बहुत अच्छा लग गया कि आपको इंटरेस्ट आ गया यार, मेरे को पैसे डालने हैं, राइट? अब आपको नहीं पता कि स्टॉक्स जो हैं इंडिविजुअल कंपनीज है, 6,000 कंपनीज है, कौन सी कंपनी में पैसा डालना है. 6,000 कंपनी में तो पैसा डाल नहीं सकते क्योंकि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, राइट? तो एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? 25 से 30 इज़ अ गुड नंबर, राइट? बट आपको नहीं पता ना 6,000 कंपनीज में से 25 या 30 स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, राइट? यू आर अ बिगनर. तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार क्यों ना हम अपना पैसा एक ऐसे बंदे को दे दें जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, राइट? हु नोज़ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे उस 6,000 कंपनीज में से अच्छी बढ़िया कंपनी सिलेक्ट करनी है और किन में पैसा डालना है और कब एंटर करना है, कब वो कंपनी बेच के बाहर निकल जाना, राइट? सो यू डिसाइडेड दैट लेट्स गिव आवर मनी टू एक्सपर्ट्स एंड दैट एक्सपर्ट इज कॉल्ड फंड मैनेजर. बेसिकली जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, आपके जो फंड्स मैनेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फंड मैनेजर. तो एक फंड मैनेजर आपके पास आया और उसने बोला डोंट वरी, आई विल मैनेज इट फॉर यू, कि मैं आपके लिए स्टॉक्स बाय करूँगा और सेल करूँगा, बट उसके बदले में एक थोड़ी सी फीस तो लूँगा ना यार. अब मैं आपके स्टॉक्स, आपका पैसा मैनेज कर रहा हूँ, आपको रिटर्न बना के दे रहा हूँ, राइट? तो मैं कुछ फीस तो लूँगा. और उस फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, इसका कम है, तो कम वाला ले लें, ज़्यादा वाला ना लें. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, राइट? आई होप अब समझ आ गया होगा. बेसिकली इट्स अ फीस जो फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आपसे लेती है फॉर मैनेजिंग योर फंड्स. बट सर हमें ये तो समझ नहीं आया कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़. अब देखो, जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, उन 6,000 कंपनीज में से जो अच्छी अच्छी कंपनीज उसको लग रही होंगी उसके हिसाब से वो चूज़ कर लेगा, राइट? करेगा तो उन 6,000 कंपनीज के अंदर से ही, राइट? तो मान लो उसने 25 या 30 कंपनियां सिलेक्ट कर ली जिसके अंदर आपका पैसा लगाना चाहिए, जो अभी के टाइम से अच्छी लग रही है, राइट? तो वो जो 25-30 कंपनी उसने सिलेक्ट की है ना, वो बेसिकली उसने क्या किया, एक बास्केट बना ली स्टॉक्स की, राइट? अपनी बास्केट ली, उसके अंदर 25-30 कंपनी डाल दी कि हाँ इसके अंदर मैं पैसा डालूंगा, राइट? सो म्यूचुअल फंड क्या हुआ, म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट जस्ट अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट? तो म्यूचुअल फंड आपका स्टॉक से ही बनता है. म्यूचुअल फंड के अंदर जो शेयर बाजार के अंदर लिस्टेड कंपनीज है वही होती हैं, बट द डिफरेंस इज इसको कोई एक फंड मैनेजर जो इस काम में एक्सपर्ट है वो मैनेज कर रहा होता है. इंस्टेड ऑफ यू सिलेक्टिंग द कंपनीज ऑन योर थिंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, आपने अपना पैसा किसी और को दे दिया, फंड मैनेजर को, जो एक थोड़ी सी फीस लेगा जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो जनरली 1% होता है. मतलब अगर आप 1 लाख रुपए उसको मैनेज करने के लिए दे रहे हो तो 1% हर साल लेगा, मतलब 1,000 रुपये आपका वो एज अ फीस लेगा हर साल. सो दिस इज म्यूचुअल फंड्स, नथिंग बट जस्ट अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. आई होप अभी आपको समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में फ़र्क क्या है. कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है दोनों, राइट? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट फंड कैटेगरीज. अब जब आप म्यूचुअल फंड खोलते हो, आपने अकाउंट बना लिया, चलो ठीक है, आपने ऐप खोली, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखते हैं, राइट? मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, सेक्टर बेस्ड है, थीमेटिक है, हाइब्रिड है, डेट है. तो वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, राइट? तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि ये मोटा मोटा है क्या चीज़, इतनी सारी कैटेगरीज क्यों बनाई है, इनकी ज़रूरत क्या है, राइट? अब देखो, म्यूचुअल फंड को अगर हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें ना, तो 3 चीज़ होती हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड. इक्विटी हम किसको बोलते हैं, इक्विटी हम शेयर बाजार की टर्म है बेसिकली, राइट? स्टॉक मार्केट की टर्म है. जो हम स्टॉक्स बाय करते हैं ना, आप उसको बोलते हैं इक्विटी, राइट? इतना समझो. उसके बाद आता है डेट. डेट जो होता है ना, बेसिकली वो स्टॉक मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट? जो डेट वाले लोग हैं ना, जो डेट का इंस्ट्रूमेंट आपको अवेलेबल कराया है किसी कंपनी ने, वो बेसिकली कहाँ आपका पैसा डालेंगे. जैसे आपकी एफडी होती है ना, एफडी में नहीं डालते हैं ये लोग, बट सिमिलर टू एफडी, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स में डाल दिया, टी बिल्स, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से अलग होता है. और इसके अंदर जो रिटर्न है ना, वो एक तरह का एफडी की तरह ही आता है, 5-6-7%, दैट्स इट. सो इन दोनों में फर्क क्या हुआ इक्विटी और डेट में? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट में रिटर्न कम है, 6-7% है, राइट? बट इट्स अ सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. इक्विटी बेसिकली स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आपको क्या होता है, रिटर्न 12 से 15-20%, 25% भी मिल जाता है जब मार्केट चलती है, ठीक है? बट वो नीचे भी जा सकता है. डेट में क्या होता है, यूजुअली वो ऊपर ही जाता है, बट दैट इज वाई उसके अंदर रिटर्न भी कम है, राइट? डेट में बेसिकली आपको क्या हो रहा है कि आपने पैसा दिया, जैसे एफडी में होता है, आप पैसा अपना दे देते हो बैंक को, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको ब्याज मिलता है, राइट? सिमिलरली डेट में आपने पैसा डाल दिया, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, राइट? बट इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में आपने जब किसी कंपनी में पैसा डाला, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता. दीज टू आर वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स. ये दोनों बिल्कुल अलग हैं अपने आप से, राइट? डेट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा. उसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रिंसिपल जो आपने डाला है वो तो आपको वापस मिल ही जाएगा, उसके बदले आपने जो भी रिटर्न कमाया एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, 5-6-7% हर साल का, वो आपको मिल जाएगा, राइट? बट इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में, अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, वो 90,000 भी हो सकते हैं,
वो 80,000 भी हो सकते हैं। इसके अंदर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार मेरे को 5-6% 7% हर साल वो देंगे ही देंगे। आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इसके अंदर, आप बेसिकली एक कंपनी का हिस्सेदार बन रहे हो, राइट। आपने मान लो आपके कोई गली नुक्कड़ में कोई ठेले वाला है, आपने उसके ठेले में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो उसके अंदर आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि यार भाई तू मुझे हर महीने 20,000 रुपये प्रॉफिट देगा, नहीं। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा वो तभी देगा ना आपको। सो सेम विथ स्टॉक मार्केट, अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला, अगर आपने स्टॉक्स में पैसा डाला है, तो यू कांट एक्सपेक्ट फिक्स रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम दैट। ये बेसिकली आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप उस बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। जब वो बिजनेस ग्रो करेगा, जब वो पैसा कमाएगा, तब आपको जो आपका शेयर प्राइस आपने बाय किया वो बढ़ता रहेगा और आपका जो रिटर्न है वो आता रहेगा, राइट। और वो कैसे आएगा? वो ऐसा नहीं है कि हर साल या हर 6 महीने बाद आपका रिटर्न आ जाएगा, नहीं। वो तब आएगा, मान लो आज आपने कोई स्टॉक बाय किया 100 रुपये पे, जब उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी 120 या 130 होगी, मान लो 100 रुपये का स्टॉक मान लो 120 रुपये हो गया, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। वो तब आपकी जेब में आएगा जब आपको सेल करोगे, राइट। आपने 100 रुपये का बाय किया, 120 पे सेल कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ? आपको जो प्रॉफिट है वो भी आपके पास आ गया, जो प्रिंसिपल है वो भी वापस आ गया। बट अगर आपने 100 रुपये पे बाय किया और मार्केट नीचे जा रही है, आपने 90 पे सेल कर दिया, लॉस में सेल कर दिया, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली 90% रह जाएगा, राइट। आपका प्रिंसिपल 10% कम हो जाएगा उससे। फिर चाहे आपने 1 साल होल्ड किया उस स्टॉक को, चाहे 2 साल होल्ड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड इनकम कभी नहीं होती, राइट। नाउ थर्ड इज हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या है? दोनों का मिक्सचर है। वो जो फंड मैनेजर है बेसिकली आपका पैसा स्टॉक्स में भी डालेगा और कुछ पोर्शन ऑफ पैसा है जो डेट में डालेगा। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ना ही ज़्यादा रिस्की। तो हम कह सकते हैं कि मान लो आपने बोला कि यार मेरे को सारा पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाना और सारा पैसा डेट में भी नहीं लगाना, कि वहाँ पे रिटर्न बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? आप हाइब्रिड फंड चूज कर लोगे, राइट। सो दीज आर बेसिकली मोटा मोटा 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज, राइट। अब इसके अंदर जो फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, दैट इज हम इक्विटी ओनली करेंगे, क्योंकि दिस इज अ स्टॉक मार्केट सेशन। हम डेट और हाइब्रिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। वो आपको जरूरत भी नहीं है। अब इक्विटी के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, राइट। सो यू नो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो कंपनीज है उनको डिवाइड कर दिया गया, एक कैटेगरी बना दी गई और उनको बोलते हैं लार्ज कैप, पहली 100 कंपनीज, फिर 100 से लेकर 250 तक मिड कैप, उसके बाद वाली स्मॉल कैप्स, राइट। अब देखो यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स क्या हुआ? लार्ज कैप फंड बेसिकली वो हुआ जो सिर्फ पहली 100 कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनी है उसी के अंदर पैसा डालेगा, राइट। तो हो सकता है उस 100 में से कोई 30 कंपनीज है उनको अच्छी लग रही हो, तो वो 100 की बजाय वो 30 कंपनी चूज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप फंड। मिड कैप फंड जो अगली 150 कंपनीज में डालेगा। उसके बाद स्मॉल कैप जो पहली 250 कंपनी है उनको छोड़ के उसके बाद वाली जितनी भी कंपनी उसके अंदर पैसा डालेंगे, राइट। सो दिस इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप क्या हुआ? जो अलग अलग बेसिकली इन तीनों का मिक्सचर हो गया, राइट। मल्टी कैप फंड हो गया। या फिर एक वर्ड आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी मतलब नाम के अंदर ही समझो, फ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्सिबल है, वो स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप मोटा मोटा सेम होता है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे यार अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? अब देखो इनकी जो परसेंटेज है ना बेसिकली, अब देखो जैसे मिड कैप फंड है, अब उनको 100% मिड कैप्स नहीं लेने होते। जो बेसिकली रेगुलेटर है ना, जो सेबी है, जो इस सबको चेक में रखती है, जो इस सबको कंट्रोल करती है कि कौन क्या कर रहा है। अब मान लो आपने कोई कंपनी खोल दी, आप म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहे हो, मिड कैप नाम रख के आप सारे स्मॉल कैप लेके बैठे हो, राइट। तो कोई ना कोई रेगुलेटर तो चाहिए ना, तो दैट रेगुलेटरी सेबी इंडिया में, जो स्टॉक मार्केट को सारा चेक करती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने कुछ परसेंटेज फिक्स कर रखी है कि मिड कैप जो फंड है ना उसके अंदर आप कुछ परसेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट नंबर, मान लो मिड कैप फंड है तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि यार आपने 80% ऑफ द जो पैसा है टोटल वो मिड कैप में ही लगाना है, मिड कैप स्टॉक्स में लगाना है। 20% आप इधर उधर जा सकते हो, राइट। थोड़ा स्मॉल कैप ले लिया, लार्ज कैप ले लिया। सिमिलरली मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दो अलग अलग क्यों? इसमें जो परसेंटेज है ना वो अलग अलग वेरी करता है। मान लो एक में 80% होगा, एक में 70% होगा, दैट्स इट। अब उसके बाद आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड्स क्या? मान लो आप डॉक्टर हो, राइट। आपको सिर्फ फार्मा की कंपनीज हैं, जो हॉस्पिटल रिलेटेड कंपनीज है, वही समझ आता है, उनका बिजनेस ही समझ आता है, राइट। तो यू एक्सपेक्ट कि यार उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो समझ आता है। तो आपने बोला कि यार मुझे सिर्फ फार्मा की कंपनीज में ही पैसा डालना है, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल की कंपनीज में पैसा डालना है। तो जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रही हैं कंपनीज, वो बेसिकली क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं थीमेटिक म्यूचुअल फंड। मतलब एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की कंपनीज है, जो इंडिया का डिफेंस है उसके रिलेटेड सारे स्टॉक्स हैं, उसके रिलेटेड सारी कंपनीज है। तो बेसिकली दैट इज एक थीम पर्टिकुलर, कि डिफेंस की थीम है या फिर फार्मा की थीम है, राइट। सो दैट इज अ सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड्स। अब उसके बाद कुछ और है, डिविडेंड यील्ड फंड है,
ठीक है। कॉन्ट्रा फंड्स है, वैल्यू ओरिएंटेड है, ये बेसिकली ऐसी एक्स्ट्रा बना रखी है। वैल्यू ओरिएंटेड मतलब दे यूज टू से कि हम एक ऐसा फंड बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ वाली कंपनीज ही होंगी, राइट। तो वो बाकी जो कर रहे हैं वो भी वैल्यू ओरिएंटेड ही होता है, राइट। सो मोटा मोटा आपको सिर्फ ये 3 या 4 ही 5 पता होने चाहिए, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक या सेक्टोरल बेस्ड होता है जो, एंड लास्ट इज मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप, राइट। सो दीज आर मोटा मोटा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब देखो ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, ये जब आप सर्च करोगे ना जाके, आपने मान लो अकाउंट बना लिया, उसके बाद म्यूचुअल फंड आपने SIP करने का सोच लिया, राइट। तो जब आप सर्च करते हो ना, अब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो HDFC बैंक का भी आ जाता है, एक्सिस बैंक का भी आ जाता है, ग्रो वालों ने लॉन्च कर दिया, जीरोधा वालों ने कर दिया, ठीक है। अलग अलग कंपनी के स्मॉल कैप्स हैं, बहुत सारे कंपनीज के मिड कैप्स हैं। तो ये फ़र्क क्या है, मतलब HDFC भी अपना दे रहा है, एक्सिस बैंक भी दे रहा है, तो कौन सा चूज़ करें, कैसे करें, और ये 2-3 इतने सारे क्यों आ गए, राइट। मैंने तो एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना था, ये 10 कंपनीज कैसे आ गई, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है। लेट्स डिकोड दिस। सी, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो फंड मैनेजर होता है, जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा मैनेज करता है, फंड्स मैनेज करता है, अब वो जो फंड मैनेजर है ना, वो किसी ना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होता है। बेसिकली वो एक अपनी कंपनी चला रहा होगा ना, राइट। तो मान लो मैंने एक कंपनी ओपन कर ली, राइट, रोहताश गर्ग के नाम से मैंने कंपनी ओपन कर ली, और मैंने एक आगे फंड मैनेजर रख दिया, या फिर मैं खुद फंड मैनेजर हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि यार मैं फंड्स मैनेज करता हूँ लोगों के, मेरे पास ये 5 तरह के फंड्स हैं, एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, एक थीमेटिक फंड है, ठीक है। आपको जिसमें पैसा डालना है डाल दो, ठीक है। एक कंपनी मेरी होगी, सपोज आप आगे, ठीक है, आपको भी म्यूचुअल फंड, आपको भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आपने बोला कि यार रोहताश ने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी है, चलो हम भी करते हैं, ठीक है। एक कंपनी और आ गई, वो बोलती है कि यार हम भी सेम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, राइट। तो आप समझ पा रहे हो, धीरे धीरे करके इतनी सारी कंपनीज आ गई जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही दे रही हैं, बट उन सब की परफॉर्मेंस है ना, जो उसमें डिफरेंस आएगा। क्यों? मेरी कंपनी का फंड मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है कंपनीज चूज करने का, वो अलग होगा। मेरी जो इंटरेस्ट हो सकता है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज हो या फिर मेरे को कम हो सकता है आपको ज़्यादा नॉलेज हो या फिर कम हो, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो स्टॉक्स चूज करने का अलग होगा, राइट। सो बेसिकली जो इंडिया में अभी जो सारी कंपनीज है जो बेसिकली म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं, वो ये सारी कंपनीज है, राइट। दीज आर कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मतलब जो आपका पैसा है, राइट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको बोलते हैं AMCs, शॉर्ट फॉर्म, राइट। AMCs मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं जो ये वाले सारे प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, राइट। इसीलिए दैट इज द रीजन कि जब आप अपने ब्रोकर पे, अपने ग्रो पे, जीरोधा पे जाके आप खोलते हो ना, वहाँ पे स्मॉल कैप्स, तो वहाँ पे HDFC का भी आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस ने भी कर दिया है, HDFC, SBI। तो बेसिकली जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये इन सब ने क्या कर रखा है, फंड मैनेजर बिठा रखे हैं और सब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, और अपने अपने जो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड है वो सारे सेम लॉन्च करके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिस म्यूचुअल फंड ये सारी कैटेगरीज दे रहा होगा, राइट। कोटक म्यूचुअल फंड ये सारी कैटेगरीज दे रहा होगा, राइट। सो दिस इज द रीजन कि आपको जब आप सर्च करते हो ना, स्मॉल कैप में डालना था, इतने सारे दिखते हैं, राइट। तो एक बड़ा ही कॉमन सवाल आता है कि यार रोहताश, इतने सारी कंपनीज सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, तो हम इनमें से बढ़िया कौन सा चूज करें कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सो विल डिस्कस दिस इन सम अदर वीडियो, राइट। तो यहाँ तक मोटा मोटा आपको ये समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, फंड कैटेगरीज कौन सी है, और कितनी सारी कंपनीज हैं जो वही सेम फंड कैटेगरीज ऑफर कर रही है, राइट। नाउ सी, फटाफट एक बार पढ़ते हैं। व्हाट आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? एज द नेम सजेस्ट, इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, राइट। स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। द फंड मैनेज ट्राई टू ऑफर great returns by spreading his investments across companies from different sectors or with varying market capitalization. Typically, these funds are known to generate better returns than term deposit. Term deposit मतलब आपकी FD या फिर डेट बेस्ड फंड, जो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट जो इक्विटी है उसमें पैसा ज़्यादा बनता है, डेट में कम बनता है। इक्विटी रिस्की है, डेट इज लेस रिस्की। There is an amount of risk associated with these funds since their performance depends on various market conditions, right? And next is, what are debt mutual funds? Debt is a major market in which people invest their hard-earned money to make profits. Majority of the जो इंडिया या फिर जो ओल्ड स्कूल पीपल हैं, वो FD में ही पैसा डालते हैं, राइट। द डेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लोन्स इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट। जब आप डेट में पैसा डाल रहे हो तो बेसिकली आप अपना प्रिंसिपल दे रहे हो उनको इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट की उम्मीद कर रहे हो, राइट। कंसिडर टू बी लेस रिस्की देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, many investors with a lower risk tolerance prefer buying in debt securities, right? However,
debt instruments offer lower returns as compared to equity investment. And next is, what are hybrid funds? To simplify hybrid funds, meaning it can be said that hybrid funds are a combination of equity plus debt. जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, दैट आर डिजाइंड टू मीट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. ईच हाइब्रिड फंड हैज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट टारगेटेड एट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर. हो सकता है किसी हाइब्रिड फंड में 70% इक्विटी हो, 30% डेट रखा हो, किसी में 40-60 हो, किसी में 50-50 हो सकता है. तो एज पर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट बहुत सारे वो जो फंड्स हैं उसको लॉन्च कर देते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज डीमेट अकाउंट. आपने बहुत सुना होगा कि यार डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टॉक में अगर पैसा डालना है. तो डीमेट अकाउंट है क्या चीज़? अब देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब आप शेयर्स आपको किसी कंपनी के बाय करने होते हैं ना, तो आपको ऐसे ना फिजिकली पेपर मिलता था, राइट. आपको ऐसे फिजिकली शेयर्स मिलते थे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसके ऊपर प्रॉपर सारी डिटेल लिखी होती थी कि ये शेयर, इस शेयर का नंबर ये है, इसका प्राइस ये है जिस पे बाय किया गया है, किसने ये बेचा है एंड ऑल सारी डिटेल्स होती, फिजिकली होता है, राइट. बट अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, ये जो फिजिकल शेयर्स हैं ये बंद हो गए हैं, राइट. अभी भी आपने अक्सर सुना होगा कि यार मेरा कोई फ्रेंड था, उसके पापा ने 20-30 साल पहले शेयर लिए थे. फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर ने रिलायंस के शेयर लिए थे, राइट. तो उन्होंने 25 साल बाद अलमारी खोल के देखी, उसके अंदर रिलायंस के शेयर्स निकले, राइट. तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई नई, है ना, सारा कुछ डिजिटलाइज हुआ, तो जो ये जो शेयर्स फिजिकली आप पहले रखते थे, इनको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, राइट. तो डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमेट, डीमेटीरियलाइज्ड, बेसिकली इनको एक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फिजिकल से डिजिटली ले गए, राइट. सो दैट इज कॉल्ड डीमेट अकाउंट, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक्स होल्ड करते हो डिजिटली, जो आप पहले फिजिकली करते थे, राइट. सो अ डीमेट, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर योर शेयर्स आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज डिजिटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ पेपर सर्टिफिकेट, जो ये पहले होता था, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर पीपल केप्ट गोल्ड बिस्किट्स एट होम, राइट. आपने सुना होगा कि गोल्ड के बिस्किट्स लोग रखते थे, बट आजकल क्या हो गया, डिजिटली गोल्ड आप बाय कर सकते हो, ETF बाय कर सकते हो गोल्ड का, राइट. तो वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया, राइट. सो दिस इज व्हाट इज डीमेट अकाउंट, जो आपको स्टॉक मार्केट में फर्स्ट स्टेप होता है. बेसिकली आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, उसके अंदर बोलते हैं डीमेट अकाउंट क्रिएट करो, राइट. सो दिस इज व्हाट इज डीमेट अकाउंट. और ये डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, विल टॉक इन अनदर वीडियो, राइट. अब डीमेट अकाउंट एक काम कैसे करता है, सी, यू बाय शेयर्स, आपने किसी कंपनी के स्टॉक बाय करे, जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे जब आप बाय करोगे, ठीक है. मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने शेयर सेल कर दिए, आप सेल करोगे, वो जो डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स हैं सेल होके आपके अकाउंट से किसी और ने बाय करा होगा ना. फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टॉक बाय करा, आप तभी बाय कर पाओगे जब कोई और सेल करेगा, राइट. तो उसके अकाउंट से निकल के आपके अकाउंट में आ गए थे, जब आप सेल करोगे आपके अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में चले जाएंगे, राइट. सो दिस इज हाउ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड. और जब आप शेयर सेल कर दोगे तो जो पैसा था आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, राइट. नो पेपर, नो सिग्नेचर्स, नो कुरियर, राइट. पहले क्या होता था, जब आप फिजिकल शेयर्स मान लो आपको सेल करने हैं, तो आपको वो शेयर्स कुरियर करने पड़ते थे किसी और के यहाँ पे, राइट. और सेल करना ही बहुत मुश्किल होता था, राइट. पहले आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा, आपको सेल करने हैं, बहुत ही डिफिकल्ट था, राइट. इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इशू. बट आजकल क्योंकि डिजिटल, आप जस्ट एक क्लिक में बाय और सेल कर सकते हो, राइट. इट्स सो ईजी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डिपॉजिटरी. आपने सुना होगा CDSL या फिर NSDL. जब आप डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वहाँ पे लिखा भी आता है कि आपका जो अकाउंट है वो NSDL के अंडर खुल रहा है या फिर CDSL के अंडर खुल रहा है, राइट. तो डिपॉजिटरी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट सेफली होल्ड्स इन्वेस्टर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यार आप बोलोगे यार रोहताश, अभी तो उन्होंने बोला कि डीमेट अकाउंट होल्ड करता है शेयर. सी, डीमेट अकाउंट इज बेसिकली आपका बैंक अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है. बट डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी बैंक है पूरा, राइट. तो आपका डीमेट अकाउंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट, किस डीमेट अकाउंट में कितने शेयर ट्रांसफर करने हैं, कितने आने चाहिए, कितने जाने चाहिए, वो सारा जो देख रेख है वो सारा डिपॉजिटरी करता है, राइट. तो हमारे जो इंडिया में है अभी 2 ही डिपॉजिटरी हैं, वन इज CDSL, सेकंड इज NSDL, राइट. तो जितने भी शेयर्स यहाँ वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, उन सबका रिकॉर्ड जो रखता है दैट इज डिपॉजिटरी. तो ये बेसिकली बैक एंड पे काम करते रहते हैं, ये आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, राइट. फ्रंट पे आपको कहीं पे दिखेगा नहीं. सो ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, राइट. आपको इसके बारे में वैसे अगर नहीं भी पता होता तो इट्स फाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रोकर. ठीक है, ब्रोकर क्या होता है यार, ये नाम बहुत बार सुना है, ठीक है. अगर आपने वो हर्षद मेहता की स्कैम 1992 देखी हुई तो उसके अंदर देखा होगा कि हर्षद मेहता अपना जो स्टार्ट करता है वो एक ब्रोकर की तरह स्टार्ट करता है, राइट. तो ये ब्रोकर है क्या चीज़. अब देखो, मान लो आपने रिलायंस का स्टॉक बाय करा, ठीक है. आपने ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है. वो आप वहाँ पे आपने रिलायंस का स्टॉक बाय करा, तो जो आपके बिहाफ पे बाय और सेल कर रहा है ना बैठ के डिजिटली, दैट इज नोन एज ब्रोकर. वो आपके बिहाफ पे ब्रोकर कर रहा है, राइट. तो ब्रोकर के काम क्या है, ब्रोकर आपके लिए क्या क्या करके देता है. जो आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, बेसिकली जो आप ऐप डाउनलोड करते हो ना शेयर बाजार में पैसा डालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने
ग्रो की ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर आपने ज़ीरोधा काइट डाउनलोड कर लिया, फिर फायर्स कर लिया, अपस्टॉक्स कर लिया, बहुत सारी ऐप्स हैं। ये जो सारी ऐप्स हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं ब्रोकर्स। दीज आर नोन एज ब्रोकर्स, जो बेसिकली एक मिडल मैन है, जो आपके लिए क्या करता है, एक तो आपका जो डीमेट अकाउंट आप खोलते हो इन्हीं ऐप्स पे खोलते हो ना जाके, तो आपके लिए डीमेट अकाउंट बना के देता है ये, राइट। तो ये मिडल मैन है, राइट, प्लस ट्रेडिंग अकाउंट बना के देता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, या फिर आप सिमिलर भी बोल सकते हो, राइट। उसके बाद आपको एक ऐप या प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने, जहाँ पे आप ट्रेड बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक्स, राइट। उसके बाद सेंड यूर ऑर्डर टू द एक्सचेंज। अब देखो इसके अंदर क्या है, अभी एक्सचेंज क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। उसके बाद कनेक्ट्स विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिपॉजिटरी को भी ये सिग्नल देता है कि इस स्टॉक्स में, इस डीमेट में से, ये अकाउंट में से इतने शेयर्स निकल गए हैं, ठीक है। ये डिपॉजिटरी को बताएगा, फिर डिपॉजिटरी उसके बाद बैक एंड पे अपडेट कर देता है, राइट। उसके बाद ट्रेड कंफर्मेशन भी ये करता है आपके लिए, राइट। तो ब्रोकर कनेक्ट्स यू टू द स्टॉक मार्केट सिस्टम। जितना भी स्टॉक मार्केट का सिस्टम है ना, डिपॉजिटरी है, शेयर आपने बाय किया, सेल किया, डीमेट अकाउंट से, ये सबको कनेक्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला इज कॉल्ड एज ब्रोकर। अब देखो एक्सचेंज क्या होता है, आपने सुना होगा एनएससी या फिर बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो ही हैं, राइट। तो ये एक्सचेंज क्या चीज़ है, आपने वो अगर वो सीरीज देखी है तो आपने उसके अंदर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि मस्ट वॉच दैट, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज जो एक स्टॉक मार्केट पे बनी हुई है, और आपका शायद हो सकता है उसे इंटरेस्ट भी जाएगा कि वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, राइट। सो दैट सीरीज इज स्कैम 1992। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था इंडिया में, उसके ऊपर है बेसिकली वो सीरीज, राइट। तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक बिल्डिंग है ये वाली बीएससी करके, ठीक है। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये मुंबई में, रिसेंटली मैंने विजिट भी किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, उस सीरीज में दिखाया गया कि लोग खड़े हैं आपस में, जो स्टॉक्स हैं वो बाय और सेल कर रहे हैं, राइट। तो एक जगह थी बेसिकली बीएससी, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। दिस इज एक्सचेंज, जहाँ पर लोग अपने शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सचेंज, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि मान लो मैं बायर हूँ, मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, आप सेलर हो, ठीक है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे हम मिलेंगे दोनों, राइट। तो दैट इज नोन एज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज बेसिकली क्या करता है, इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू ट्रेड शेयर्स एंड वेयर द प्राइस इज डिसाइडेड, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब आप बोलोगे यार ब्रोकर क्या था, फिर ब्रोकर भी तो यही कर रहा था। सी देयर इज अ डिफरेंस। अब देखो ध्यान से समझो, ट्रांजैक्शन जो एक होती है बेसिकली वो कैसे होती है। आपने सबसे पहले एक ग्रो या ज़ीरोधा कुछ भी डाउनलोड किया, आपने डीमेट अकाउंट बनाया, राइट। तो ग्रो क्या है, एक ब्रोकर है। आपने डीमेट अकाउंट बनाया, ठीक है। उसकी सारी डिटेल है जो बैक एंड पे कौन रखता है, किसके अकाउंट में कितने शेयर जाएगा, किसके पास कितने शेयर्स पड़े हैं, वो सारा डिपॉजिटरी रखेगा, राइट। सीडीएसएल और एनएसडीएल। अब आपने ब्रोकर ग्रो में अकाउंट बना लिया, डीमेट अकाउंट आपका बन गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बाय के बटन पे क्लिक किया, आपने रिलायंस के स्टॉक बाय कर लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर की जो ऐप है ग्रो पे आपने बाय का बटन क्लिक किया। अब बाय का बटन क्लिक करने के बाद जो ब्रोकर है ना, वो क्या करेगा, उसके खुद के पास तो वो शेयर्स नहीं पड़े ना, वो शेयर्स किसी और के पास पड़े हैं, राइट। डिपॉजिटरी के पास पड़े हैं, शेयर्स डिपॉजिटरी के पास पड़े हैं। बाय का बटन आपने ब्रोकर पे क्लिक किया, ब्रोकर क्या करेगा, वो जो बाय का बटन का सिग्नल है ना, वो किसको भेजेगा, वो एक्सचेंज को भेजेगा बैक एंड पे, एनएससी या फिर बीएससी को, कि ये बंदा है जो बाय के बटन क्लिक कर रहा है और इसको ये शेयर परचेज करना है। एनएससी क्या करेगा, या फिर बीएससी जो एक्सचेंज है, वो आपको एक सेलर ढूंढ के लाके देगा, राइट। तो एक्सचेंज ने आपको सेलर ढूंढ के लाके दिया, आप बायर थे, एक सेलर था, आप दोनों ने अपना जो शेयर्स हैं वो एक्सचेंज करे, किसके थ्रू करे, ब्रोकर के थ्रू करे, और आपने बाय किया, उसने सेल किया। इसका जो अपडेट है कौन करेगा, बैक एंड पे डिपॉजिटरी करेगा, राइट। सो प्राइस मैच हुआ, आपने बाय करा, उसने सेल कर दिया, डिपॉजिटरी अपडेट कर देगा ऑनरशिप कि ये जो शेयर के ऑनर है पहले वो थे, अब आप हो गए हो, राइट। शेयर्स अपीयर इन योर डीमेट अकाउंट। सो दिस इज हाउ ट्रांजेक्शन फ्लो अकर्स। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ब्रोकर में फ़र्क क्या है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या है, एक्सचेंज क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार समझनी होती है, उसके बाद तो इसका कोई काम नहीं होता, बट स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए वी शुड नो कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, आपने ये वर्ड भी ज़रूर बहुत बार सुना होगा यार, निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, इंडिया का निफ्टी। हम बेसिकली स्टॉक मार्केट की जब भी बात आती है तो निफ्टी या फिर सेंसेक्स सुनने को मिलता है, ठीक है। न्यूज़ में भी बोलते हैं कि निफ्टी का प्राइस ये चल रहा है, सेंसेक्स ये चल रहा है। तो ये दोनों है क्या चीज़, ठीक है। अब देखो मान लो मैं एक अमेरिकन हूँ, ठीक है, मैं अमेरिका में रहता हूँ या फिर लंदन में रहता हूँ, मुझे इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, ठीक है। फॉरेनर्स भी डाल सकते हैं। अब मुझे जज करना है कि यार इंडिया की स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब मैं जो 6000 कंपनीज हैं इंडिया की लिस्टेड हैं, उनको एक एक करके तो देखूंगा नहीं, राइट। अगर मुझे जानना है कि पूरा इंडिया एज अ स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आई नीड सम स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। मुझे एक इंडेक्स चाहिए बेसिकली, ताकि उसको देख के मैं जज कर पाऊँ कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो दो एक्सचेंज है ना जो मैंने आपको बताए थे, एनएससी एंड बीएससी, इन्होंने क्या किया, अपना अपना खुद का एक एक इंडेक्स बना दिया। जो एनएससी है उसने एक इंडेक्स बनाया जिसको बोलते हैं निफ्टी। इसको बेसिकली, इसका जो पूरा नाम होता है ना वो निफ्टी 50 होता है। मतलब इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनीज है
मार्केट कैप वाइज उनको एनएससी जो एक्सचेंज है उसने एक इंडेक्स बना दिया उन सबका, एक स्टैंडर्डाइजेशन करके, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। तो इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज इज निफ्टी 50। तो इंडिया की टॉप की जो 50 कंपनीज है वो जैसा परफॉर्म करेंगे ना, अगर वो ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएंगी तो नीचे जाएगा, दैट्स इट। तो अगर मैं एक बाहर का बंदा हूँ, मैं फॉरनर हूँ, या फिर मैं इंडिया का भी बंदा हूँ, मुझे जानना है कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसे कर रही है, तो अगर मैं निफ्टी को देख लूँगा तो मुझे ब्रॉडली पता लग जाएगा कि इंडिया का क्या हाल है स्टॉक मार्केट में। रीजन बीइंग, जो टॉप की 50 कंपनीज अगर वही अच्छा नहीं कर रही तो पूरा मार्केट ही डेफिनेटली गंदा चल रहा होगा, राइट। सो दिस इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, वो बोलते हैं यार हमें भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, एनएससी ने तो बना लिया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना क्या बना दिया, सेंसेक्स। उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने 50 कंपनी डाली? द आंसर इज नो। उन्होंने क्या किया, हम कुछ डिफरेंट करेंगे, तो उन्होंने पहली जो 30 कंपनीज है इंडिया की उसके अंदर डाल दिया, राइट। सो निफ्टी इज टॉप 50 कंपनीज, जो इंडेक्स है बनाया गया है एनएससी द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो सेंसेक्स है दैट इज अ ग्रुप ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया, जो बनाया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, राइट। सो ये तो था निफ्टी और सेंसेक्स। उसके बाद क्या हुआ, आपने सुना होगा बैंक निफ्टी करके भी एक चीज़ है। अब ये क्या चीज़ है, अब देखो जैसे निफ्टी बना ना टॉप 50 कंपनीज, अब इन्होंने क्या किया, एनएससी वालों ने धीरे 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 करके ना जो पर्टिकुलर सेक्टर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी बैंक्स की कंपनीज इज नोन एज बैंकिंग सेक्टर, तो इन्होंने क्या किया, अब मुझे मान लो जानना है एज ए इंडियन या फिर एज अ फॉरनर कि इंडिया के जो बैंक्स है मुझे उसमें पैसा डालना है, और मुझे जानना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक की भी बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, तो मैं सारी कंपनीज अकेला तो देख नहीं सकता, तो उसके भी मेरे को कोई स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग की जितनी भी कंपनीज है उसका भी एक इंडेक्स बना दिया, उसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। धीरे धीरे ऐसे करके ना सारे जितने भी सेक्टर्स है अलग अलग, उनका एक इंडेक्स बना दिया स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमरेबल्स, निफ्टी डिफेंस, निफ्टी टूरिज्म, ऐसे कर करके इन्होंने क्या किया, जो उस सेक्टर में फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं तो टॉप के जो 7-8 बैंक हैं उनका एक इंडेक्स बना दिया, टॉप की जो 7-8 डिफेंस कंपनीज है, 10 कंपनीज है, उनका बना दिया, राइट। तो फिक्स नहीं है, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, टॉप की जो कंपनीज थी बेसिकली वो उठा के इन्होंने सेक्टर वाइज भी इंडेक्स बना दिए, पूरी मार्केट के हिसाब से भी बना दिया, और जो वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो म्यूचुअल फंड वालों के लिए बनाए थे, वो तो चल ही रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग। अब सपोज करो आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार जो निफ्टी है वो इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज है, वो बेसिकली क्या होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं 50 उसको रखते हैं। अगर मान लो कोई कंपनीज है आज 48th नंबर पे है और वो धीरे धीरे नीचे स्लिप होती गई और बेसिकली उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, जो 51 नंबर वाली कंपनी को उसको अंदर डाल लेंगे। तो बेसिकली जो टॉप की अच्छी कंपनीज है ना उसको वो रखते हैं निफ्टी में, क्योंकि डेफिनेटली उनको ये दिखाना ना कि इंडिया की स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए टॉप की अच्छी कंपनीज डालते हैं वो उसके अंदर। तो आप बोलोगे यार निफ्टी के अंदर अगर टॉप की 50 कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज है, तो क्यों ना मैं निफ्टी को ही बाय कर लूँ, मैं इन 50 कंपनी में ही पैसा डाल दूँ। तो जो आपको याद है वो फंड मैनेजर था जो म्यूचुअल फंड वाला, वो पता क्या बोलता, चलो ठीक है सर, एज यू से हम क्या करेंगे, जो टॉप की 50 कंपनीज हैं जो सिर्फ निफ्टी के अंदर रहती हैं उनके एक बास्केट बना देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको चाहिए, ठीक है। तो उस बास्केट को क्या बोल दिया गया, क्योंकि वो इंडेक्स से बनी है, एक इंडेक्स को देख के बनी है ना, इंडेक्स को कॉपी कर दिया उन्होंने, वही 50 कंपनी डाल दी। अब इसके अंदर फंड मैनेजर को खुद का दिमाग तो कुछ लगाना नहीं है, उसने क्या किया, कॉपी कर दी। जो निफ्टी में 50 कंपनीज है, जो एनएससी वालों ने अपना दिमाग लगा के बना रखी है, वही उसने कॉपी कर दी। और एनएससी वालों ने भी क्या दिमाग लगाया, उसके अंदर जो टॉप 50 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से वही उन्होंने उसके अंदर डाल रखी है। तो हम क्या करते हैं सर, फंड मैनेजर बोलता है सर हम बास्केट बना देते हैं आपके लिए। उसको क्या बोला, क्योंकि वो इंडेक्स से बनी है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स म्यूचुअल फंड, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक इज व्हाट आर ईटीएफ्स। आजकल ये बहुत चल रहा है यार, इसका ईटीएफ बाय कर लो, गोल्ड का ईटीएफ बाय कर लो, सिल्वर का ईटीएफ लोग बाय कर रहे हैं, राइट। अब ये ईटीएफ है क्या चीज़, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन डाउट आता है कि यार म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या फ़र्क है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि यार आई वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन फार्मा कंपनीज। आप एक डॉक्टर हो और आपने सोचा कि यार मैं सिर्फ फार्मा की कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि फार्मा का भी एक म्यूचुअल फंड बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल फंड्स, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड बेसिकली, या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो फंड मैनेजर ने बना रखा आपके लिए, राइट। अब आप क्या बोलते हो यार मुझे सिर्फ निफ्टी फार्मा जो है, निफ्टी जो एनएससी ने अपना इंडेक्स बना रखा है निफ्टी फार्मा, उसके अंदर 10-12 कंपनीज है, मुझे उन्हीं के अंदर पैसा डालना है, और फंड मैनेजर ने वही कॉपी करके अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट कर रखा है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर 1% फीस ले रहा है, और वो फीस किस चीज़ की, जस्ट टू कॉपी दोज स्टॉक्स अपने फंड के अंदर, राइट। उसने खुद का दिमाग तो कुछ लगाया नहीं है, राइट। तो मैं उसको इतनी फीस क्यों दूँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है उसको ही बाय कर लूँ, ठीक है।
बट द आंसर इज कि आप उसको निफ्टी फार्मा इंडेक्स को एज इट इज़ बाय नहीं कर सकते। वो जस्ट एक इंडेक्स है स्टैंडर्डाइजेशन करके, वो कोई कंपनी नहीं है ना, वो कोई स्टॉक तो है नहीं कि आप उसको बाय कर लोगे। तो धीरे धीरे जब ये डिमांड बढ़ने लगी ना कि यार मुझे तो जस्ट इंडेक्स में ही पैसा लगाना है और मैं म्यूचुअल फंड वालों को इतना पैसा क्यों दूँ, तो वहाँ से कंसेप्ट आएगा ETFs का। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीज़न कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था, बट आप समझने के लिए बोल सकते हो कि आप म्यूचुअल फंड में सेम ट्रेड्स को कॉपी करने के लिए किसी को 1% क्यों दोगे, जबकि आपके पास एक पूरे पूरे आप इंडेक्स में ही पैसा डाल रहे हो, राइट। तो ETF बेसिकली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, ठीक है, तो उसको स्टॉक की तरह लॉन्च कर दिया ETF के फॉर्म में। तो अगर आप मान लो आपने निफ्टी फार्मा का ETF बाय कर लिया, ठीक है, तो आप सोचोगे यार मैंने एग्जैक्टली क्या बाय करा, ना तो मैंने शेयर्स बाय करे, ठीक है, मैं तो ETF बाय कर लिया, अब ना तो ये शेयर्स हैं, ये है क्या चीज़, इसकी जो वैल्यू है ऊपर नीचे कैसे होगी, बढ़ेगा कम कैसे होगा। तो देखो ये जो ETFs है ना, ये भी पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज बताई थी, HDFC, एक्सिस, ये वो, ठीक है, ये ETF भी कंपनीज के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। जब आप कोई ETF बाय करते हो ना, जितनी आप यूनिट्स बाय करते हो उसके इक्विवेलेंट वो कंपनी बैक एंड पे शेयर्स परचेज करती है, राइट। तो अगर आप 100 रुपये किसी ETF में डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल निफ्टी फार्मा के ETF में आपने 100 रुपये डाल दिए, तो बैक एंड पे जिस कंपनी ने वो ETF लॉन्च किया है वो 100 रुपये आपके ना उन निफ्टी फार्मा की कंपनीज जो है, मान लो 10 कंपनीज है, तो उनमें डिवाइड करके वो डाल देती है, राइट। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पैसा अभी फ्लो हो रहा है ETFs के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में, तो उस हिसाब से बैक एंड पे शेयर्स बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड और सिल्वर का ETF होता है, आपने गोल्ड का ETF बाय कर लिया, आप सोचोगे यार ये गोल्ड तो है नहीं, ठीक है, ना ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, ये तो ETF है क्या चीज़। मान लो आपने 1 लाख रुपये ETF में डाल दिए, आपको पता है जो कंपनी ने वो ETF लॉन्च कर रखा है ना गोल्ड का, बैक एंड पे वो कंपनी आपके बिहाफ पे उतना सोना बाय करती है एक्चुअल में, राइट। सो दिस इज हाउ ETF वर्क। जितना पैसा आप डालते हो बैक एंड पे कोई कंपनी बैठी है जिसने वो लॉन्च किया है, वो सोना बाय कर दिया। अब आप बोलोगे यार वो ऐसा क्यों करेंगे, मतलब वो क्यों सिरदर्दी ले रहे हैं, सोना परचेज कर रहे हैं, गोल्ड इतना सिल्वर बाय कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, हम तो बस ये क्लिक करके बाय कर ले रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा। ETF पे भी एक्सपेंस रेशियो लगता है, राइट। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार ETF तो ऐसे जस्ट स्टॉक्स की तरह है, जस्ट बाय कर लिया दैट्स इट। ETF पर भी एक्सपेंस रेशियो होता है, आप खोल के देखना किसी भी ETF को, उसके अंदर लिखा होता है इतना एक्सपेंस रेशियो। बट द डिफरेंस इज जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के बीच में होता है, ETF में हार्डली 0.2, 0.3, 0.4% होता है, राइट। तो जो एक्सपेंस रेशियो है, जो फीस है उसको मैनेज करनी है, दैट इज वेरी लेस, क्योंकि वो जस्ट एक प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल ये किसी ब्रोकर का एक ग्रो का एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे अगर आप गोल्ड सर्च करोगे सिल्वर, या फिर यहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगे, राइट, सिल्वर ETF, गोल्ड बीज, निफ्टी 50, ये सारे ETFs हैं, राइट। तो बेसिकली ये इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो आपको एक स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करने से पहले आपको सारी टर्म्स पता होने चाहिए, बेसिकली स्टॉक्स क्या हैं, IPOs क्या है, म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। तो आई होप आपका जो फाउंडेशन है वो एक बन गया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस एंड यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग in depth stock market, all details are given in the description. Thank you for watching. See you in the next video.